अब हमें देखना है कि अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो तो आपके एग्रीमेंट का क्या होगा, आखिर इफेक्ट क्या होगा माइनर के साथ एग्रीमेंट करने का, आपका एग्रीमेंट किस हद तक वैलिड रहेगा, किस हद तक वॉइड हो जाएगा। तो यही हमारे चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर टोटल 16 पॉइंट है। थोड़ा लंबा टॉपिक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ आखिर बेसिकली 16 पॉइंट कहते क्या है। ये 16 पॉइंट कहते हैं कि उस केस में जिसमें माइनर का नुकसान हो रहा है वहां पर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा। लेकिन अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो और उसमें माइनर का बेनिफिट है, माइनर का कोई फायदा हो रहा है, तो वहां पर वो एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। तो लॉ सिंपल सी बात कहता है कि माइनर इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो सोच समझ सके, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप उसके साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हो, उसमें अगर उसका फायदा होता है तो वो एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा, और अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर उसका कोई फायदा नहीं है तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाएगा। सिंपली 16 पॉइंट्स के अंदर यही बात कही गई है। एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट सभी पॉइंट्स का यही निकलने वाला है। अगर आप इस चीज को माइंड में लेके चलोगे तो आपको सारे पॉइंट्स इजीली समझ में आ जाने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब पता है आपको अच्छे से? अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो माइनर के साथ तो आपका एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो कहलाएगा, एब्सोल्युटली वॉइड होगा, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसके ऊपर हमारा एक फेमस केस लॉ है, मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का, 1903 का ये केस है। केस के फैक्ट क्या है एक बार देख लेते हैं। इस केस के अंदर धर्मोदास घोष जो है वो एक माइनर था, उसने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया। अब देखो होता क्या है, दो बातें होती हैं, एक होता है मॉर्गेज, दूसरा होता है प्लेज। अगर आप कभी अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो तो आप उसको कहते हो प्लेज, जबकि अगर आप कभी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो तो आप उसको कहते हो मॉर्गेज। तो यहाँ पर धर्मोदास घोष ने जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे रखा, यानी गिरवी रखा। किसके पास रखा? धर्मोदत्त के पास। धर्मोदत्त कौन है? एक मनी लेंडर है, उधार देता है ये। तो धर्मोदास घोष ने कितने पैसों के लिए अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया? 20,000 के लोन के लिए। 20,000 बहुत बड़ी बात होती थी, 1903 की बात है ये। मिस्टर ब्रह्मोदत्त हैज ऑथराइज्ड केदारनाथ टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन थ्रू अ पावर ऑफ अटॉर्नी। तो यहाँ पर हुआ क्या, जो मिस्टर ब्रह्मोदत्त है यानी मनी लेंडर है, उसने अपना एक एजेंट अपॉइंट कर लिया, ऑथराइज कर लिया एजेंट, जिसका नाम था केदारनाथ। केदारनाथ नाम के पर्सन को एज एन एजेंट अपॉइंट कर लिया अपना, किसके थ्रू? पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू। और क्यों अपॉइंट किया गया? अपॉइंट किया गया, ये जो डील होने जा रही है मॉर्गेज वाली धर्मोदास घोष के साथ, इस डील को केदारनाथ संभाल ले। यानी मॉर्गेज रखा ब्रह्मोदत्त के पास ही जाएगा, लेकिन उसके बिहाफ पे 20,000 रुपए देना, उससे इंटरेस्ट लेना बदले में, और बाद में पैसों की रिपेमेंट लेना, वो सब काम कौन संभालेगा? केदारनाथ संभालेगा। तो ये ट्रांजैक्शन केदारनाथ करेगा। मिस्टर केदारनाथ वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ द फैक्ट दैट धर्मोदास घोष वाज अ माइनर थ्रू अ लेटर सेंड बाय हिज मदर। केदारनाथ जो ब्रह्मोदत्त का एज एन एजेंट अपॉइंट हुआ था, उसको जो है इस बात की जानकारी थी, इस बात से इन्फॉर्म था वो कि धर्मोदास घोष जो है वो एक माइनर है। और ये बात उसको पता कैसे चली थी? धर्मोदास घोष की जो मदर है उसने लेटर सेंड कर दिया था मिस्टर केदारनाथ के पास, और बताया था कि धर्मोदास घोष जो है माइनर है, इसके साथ किसी भी तरीके का एग्रीमेंट मत करो वरना वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। लेकिन केदारनाथ ने धर्मोदास की मदर की बात नहीं सुनी और धर्मोदास के साथ एग्रीमेंट को कंटिन्यू रखा। अब धर्मोदास की जो मदर थी वो चली गई कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद धर्मोदास की मदर ने बोला ये जो मॉर्गेज का एग्रीमेंट किया गया है मेरे सन के द्वारा, ये एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि मेरा सन जो है वो माइनर है। कोर्ट के सामने धर्मोदास की मदर ने ये ग्राउंड रखा, ऑन द ग्राउंड दैट मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड बाय हर सन इज वॉइड बिकॉज हर सन इज अ माइनर। तो यहाँ पर जो ये मॉर्गेज का एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर केस किया था धर्मोदास की मदर ने, तो ब्रह्मोदत्त की तरफ से कोर्ट में आर्गुमेंट क्या रखा गया? ब्रह्मोदत्त जो है वो डिफेंडेंट पार्टी है, तो ब्रह्मोदत्त का क्या कहना था? द डिफेंडेंट अलाइज दैट द माइनर हैड मिसरिप्रेजेंटेड हिज एज एंड सॉट रेमेडी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ एस्टॉपल एज वेल एज अ रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन आउट बाय द माइनर अपॉन कैंसिलेशन ऑफ द मॉर्गेज। तो यहाँ पर डिफेंडेंट पार्टी की तरफ से तीन बातें कही गई। पहला पॉइंट, माइनर ने जो है अपनी माइनर होने की बात को छुपाया और अपनी एज को मिसरिप्रेजेंट करा। दूसरा पॉइंट, डिफेंडेंट पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमें जो है रेमेडी सॉर्ट होनी चाहिए, हमें रेमेडी मिलनी चाहिए, और रेमेडी किस तरीके से मिलनी चाहिए कि माइनर के ऊपर एस्टॉपल की एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो एस्टॉपल एक प्रिंसिपल है, मैंने आपको पहले भी बताया है। एस्टॉपल का मतलब क्या होता है? अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कुछ ऐसा कहा या कुछ ऐसा बिहेव किया जिस पर दूसरी पार्टी ने विश्वास कर कर आगे कुछ काम कर दिया, और बाद में उसे पता चला कि पहली पार्टी जो है वो झूठ बोल रही थी, फैक्ट को गलत रिप्रेजेंट कर रही थी, गलत बातें बता रही थी, और जिसकी वजह से उसको नुकसान हो गया, तो अब जिस पार्टी का नुकसान हुआ है वो पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर लॉ ऑफ एस्टॉपल लगवा सकती है, यानी प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई करवा सकती है। प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल का मतलब क्या होता है? आपने पहले जो बात कही थी, अब आप उस बात से मुकर नहीं सकते, हम आपको मुकरने ही नहीं देंगे, आपको पलटने ही नहीं देंगे आपकी कही हुई बात से। स्टॉपल मतलब होता है स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, यानी आपने जो कहा था अब आप उस बात से पलट नहीं सकते, हम आपको रोकेंगे पलटने से। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपने कोई बात एक बार कह दी और आपके बात पे भरोसा करके सामने वाली पार्टी ने कोई कदम उठा लिया,
तो अब आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। अब आप ये नहीं कहोगे मैं मजाक कर रहा था, मैं झूठ बोल रहा था। उसी तरीके से यहाँ पर ब्रह्मोदत्त कहता है कि धर्मोदास ने तो मुझे कहा था कि मैं माइनर नहीं हूँ, इसके ऊपर लॉ ऑफ एस्टॉपल लगाया जाए। अभी अपनी बात से पलट नहीं सकता, इसको रोका जाए। और तीसरी बात कही कि मैंने जो 20,000 रुपए की पेमेंट करी थी वो मुझे वापस मिले। तो यहाँ पर 3 बातें रखी गई डिफेंडेंट पार्टी की तरफ से। तो अब कोर्ट का क्या जजमेंट आया वो देख लेते हैं। कोर्ट ने सबसे पहले तो ब्रह्मोदत्त के सारे आर्गुमेंट को डिसमिस कर दिया और कोर्ट की तरफ से कहा गया, सबसे पहली बात, माइनर ने एज को मिसरिप्रेजेंट नहीं करा था। जो एजेंट था ब्रह्मोदत्त का, मिस्टर केदारनाथ, उसको पता था कि ये पर्सन माइनर है। तो केदारनाथ को धर्मदास के माइनर होने की बात पता थी। तो पहला पॉइंट तो खत्म हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें एस्टॉपल अप्लाई करने की, तो कोर्ट की तरफ से क्लियरली कहा गया कि माइनर के ऊपर एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता। माइनर को नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो इतना बड़ा नहीं हुआ है, उसको इतनी समझ नहीं है, तो उसने झूठ बोल भी दिया तो आपको सावधान होना चाहिए था। तो माइनर के ऊपर लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता। दूसरी बात भी खत्म। तीसरी बात की बात करें तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम मनी रीपेमेंट करने का ऑर्डर नहीं दे सकते। माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करोगे वो वॉइड होगा और वॉइड एग्रीमेंट के बेस पे हम कोई भी जजमेंट नहीं दे सकते। तो तीसरा पॉइंट भी खत्म हो गया। आपकी गलती, आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट करा, आपको सावधान होना चाहिए था। तो कोर्ट की तरफ से सारे आर्गुमेंट को डिसमिस करा गया एंड द कोर्ट रूल आउट दैट द माइनर कुडंट बी आस्क्ड टू रीपे द लोन टेकन बाय हिम। और कोर्ट की तरफ से साफ साफ बोला गया कि लॉ ऑफ एस्टॉपल जो है वो माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। द कोर्ट वेंट ऑन टू स्टेट दैट द लॉ ऑफ एस्टॉपल, लॉ ऑफ एस्टॉपल कहां पर दिया गया है? सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर दिया गया है। तो जो लॉ ऑफ एस्टॉपल है ये अप्लाई नहीं हो सकता, कुडंट बी अप्लाई, ये माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा एज द डिफेंडेंट एजेंट न्यू अबाउट द ट्रुथ एंड वाज नॉट मिसलीड। तो यहाँ पर किसी को भी मिसलीड नहीं करा गया है, एजेंट को सारी बात पता थी। तो कोर्ट ने कहा हम रीपेमेंट के लिए नहीं कह सकते माइनर को। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या था, ये केस था मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का, लेकिन मौरी बीबी का तो नाम आया नहीं यहाँ पर कहीं पे भी। तो मैं बताता हूँ हुआ क्या था। सबसे पहले केस जो है धर्मदास घोष की मदर ने डाला था ट्रायल कोर्ट के अंदर और वहां से वर्ड एबिनिशो का ही जजमेंट आया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को लेकर सेटिस्फाई नहीं हुआ ब्रह्मोदत्त। तो ब्रह्मोदत्त ने जो है आगे हाई कोर्ट के अंदर केस डाला। अब हाई कोर्ट की तरफ से भी यही जजमेंट आया। उसके बाद ब्रह्मोदत्त की डेथ हो गई। तो ब्रह्मोदत्त के बिहाफ पे उसकी वाइफ ने, जिसका नाम था मोहरी बीबी, उसने केस डाला था प्रीवी काउंसिल के अंदर। प्रीवी काउंसिल क्या होता है? प्रीवी काउंसिल आप समझ लो सुप्रीम कोर्ट। पहले आप जैसे लोअर कोर्ट में जाते हो, फिर हाई कोर्ट में जाते हो, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, उसी तरीके से ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और प्रीवी काउंसिल। तो प्रीवी काउंसिल जो है वो ब्रिटिश एम्पायर में चलता था। इंडिया ने 1949 में प्रीवी काउंसिल को एबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था और अब इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ही सबसे सुपीरियर कोर्ट है। तो यहाँ पर 1903 में प्रीवी काउंसिल नाम की कोर्ट चलती थी। तो वहां पर मोहरी बीबी ने केस डाला था धर्मदास घोष के ऊपर, इसीलिए 1903 का एक केस लॉ है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर होगा। अब बात करें सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट भी सेम बात कहता है, वही पहले पॉइंट के कोर्ट के जजमेंट से ही सेकंड पॉइंट निकला है कि माइनर के ऊपर एस्टॉपल नहीं लग सकता। नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर। दिस मींस दैट व्हेन अ माइनर फ्रॉडुलेंटली एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटिंग दैट ही इज अ मेजर, और रिप्रेजेंट करा कि वो मेजर है बट इन रियलिटी ही इज नॉट, देन लेटर ऑन ही कैन प्लीड हिज माइनॉरिटी एज अ डिफेंस एंड कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग सो। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर माइनर कभी भी फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, अपनी एज को गलत बताकर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाए और अपने आप को मेजर शो करे, वो झूठ बोले कि मैं माइनर नहीं हूं, मैं मेजर हूं, बट इन रियलिटी तो वो माइनर ही रहेगा। तो यहाँ पर बाद में वो अपने माइनॉरिटी को एज अ डिफेंस इस्तेमाल कर सकता है और उसको ऐसा करने से रोका भी नहीं जाएगा, उसके ऊपर एस्टॉपल का प्रिंसिपल नहीं लग सकता। तो आपको सावधान रहना है कि आपको माइनर के साथ किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं करना। एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ए अ माइनर बोरोड ₹500 फ्रॉम बी बाय फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटिंग हिज एज टू बी अ मेजर। तो यहाँ पर ए जो एक माइनर है उसने ₹500 उधार लिए किससे? बी से, और ये क्या के लिए कि मैं मेजर हूं, यानी अपनी एज को गलत शो किया जबकि वो माइनर था। तो कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉडुलेंटली एंटर हुआ है और बाद में जो है ए ने मना कर दिया बी को पैसा लौटाने। बी ने जो है ए के खिलाफ केस कर दिया। हियर ए कैन टेक अ डिफेंस दैट ही वाज अ माइनर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। तो ए ने जो है अपनी माइनॉरिटी को एज एन डिफेंस इस्तेमाल करा और कोर्ट के सामने बोला कि जिस टाइम पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पर मैं माइनर था, तो मेरे साथ करा हुआ कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो कहलाएगा। बात ही खत्म हो गई। ए विल गेट द बेनिफिट ऑफ हिज माइनॉरिटी, ए को उसकी माइनॉरिटी का बेनिफिट मिल गया। तब यहाँ पर तो बी का नुकसान हो गया, तो ये तो गलत बात हुई ना। तो अब हुई तो हुई, इसमें तुम्हारी गलती, लेकिन लॉ मेकर्स ने रिकवरी का एक ऑप्शन खोल दिया। अगर आप माइनर को पैसा देते हो और आपको बाद में पता चल जाता है कि माइनर ने झूठ बोला था, तो आप उससे पैसे की रिकवरी कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि वो पैसा उसके पास होना चाहिए। अगर मान लो आपने उसको पैसा उधार दिया और उसने उस पैसे को खर्च कर दिया, तो अब आप उससे पैसा नहीं मांग सकते। अब वो पर्सनली लायबल नहीं है आपका पैसा लौटाने के लिए। अगर उसके पास आपका पैसा बचा होगा, उसने खर्च नहीं करा होगा, तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर उसने खर्च कर दिया तो बस बात खत्म, तो पैसा डूब गया आपका।
देगा। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है however if he has not spent the money he may be asked to repay but the minor shall not be liable for any amount which he has already spent even though he received the same by the fraud। तो क्लियर हो गया आपको सेकंड पॉइंट, नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर। तीसरा पॉइंट है हमारा रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी और मनी। तो ये थर्ड पॉइंट भी सेकंड पॉइंट से निकला है। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है गिविंग बैक, रीस्टोरिंग ऑफ समथिंग टू इट्स प्रॉपर ओनर। तो गिविंग बैक करना कोई भी चीज उसके प्रॉपर ओनर के पास यानी ओरिजिनल ओनर के पास पहुंचाना। तो यहाँ पर भी बात आती है रिस्टोरिंग यानी रिकवरी की बात आती है। तो माइनर को अगर आपने कोई प्रॉपर्टी या पैसा दे दिया तो अब आपको क्या उसकी रिकवरी हो सकती है? ऊपर हम देख चुके हैं अगर उसने स्पेंड नहीं किया होगा तो हो जाएगी, स्पेंड कर दिया होगा तो फिर तो हो ही नहीं सकती। तो वही बात यहाँ पर ये पॉइंट कहता है समटाइम्स द माइनर रिसीव सम प्रॉपर्टी और मनी बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हिज एज। इन सच केसेस द माइनर कैन बी आस्क्ड टू रिस्टोर सच प्रॉपर्टी और मनी सो लॉन्ग एज द सेम इज ट्रेसेबल इन हिज पोजेशन। तो अगर पैसा उसके पोजेशन में होगा, पैसा उसके पास होगा तो आपको मिल जाएगा। अगर पैसा माइनर के पास नहीं होगा, खर्च कर दिया तो बात खत्म हो गई, आपका पैसा डूब गया। तो ये पॉइंट सेकंड पॉइंट से कनेक्टेड था। हमारे जो सारे पॉइंट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। माइनर को फायदा होता है तो आपका एग्रीमेंट वैलिड है, माइनर को नुकसान होता है तो आपका एग्रीमेंट वॉइड है। अभी तक पैसा चुकाने की बात आ रही थी, माइनर को पैसा लौटाना पड़ रहा था तो एग्रीमेंट वॉइड होता जा रहा है। आगे जाके कभी माइनर को फायदा होगा तो एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। माइनर एज अ पार्टनर